तो आज हम पढ़ेंगे यूटिलिटी एनालिसिस थ्योरी, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कार्डिनल यूटिलिटी, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। तो जिसकी वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाके देख लो, बिना वो समझे ये समझ नहीं आएगा। तो इसमें ब्रीफ एंड ओवरव्यू दिया कार्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी में हम क्या करते थे, यूटिलिटी को हम क्वांटिफाई करते थे। क्वांटिफाई मतलब हम नंबर के टर्म्स में लिखते थे। क्वांटिफिकेशन ऑफ यूटिलिटी इन नंबर्स, हम नंबर्स के फॉर्मेट में यूटिलिटी को लिखते थे, लेकिन रियल लाइफ में हम यूटिलिटी को या मतलब सेटिस्फैक्शन को हम नंबर्स के फॉर्मेट में नहीं शो कर सकते। हम ये नहीं कह सकते ना कि आज हमें 10 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला, क्योंकि कोई प्रॉपर इसका मेजरिंग यूनिट ही नहीं है। तो इसलिए ये ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की थ्योरी आई, जिसमें हम क्या करते हैं, हम रैंक करते हैं कि ए कमोडिटी ज़्यादा अच्छा है बी से या बी कमोडिटी ज़्यादा अच्छा है ए से। तो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं किसका ज़्यादा यूटिलिटी होगा, किसका कम यूटिलिटी होता है। सो यहीं से हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी का टॉपिक स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना है जिसमें हम मैंगो देख सकते हैं, इस एक्सेस पे वाई एक्सेस पे, बनाना हमारा एक्स एक्सेस पे। तो ये एक कर्व बना है जिसपे हमारा जो बंडल है, बंडल मतलब जो मेरे पास गुड्स है उसके जो बंडल है, बंडल मतलब वही उसका ग्रुप। जैसे हमारे पास अभी बनाना और मैंगो का है, तो ये हमारा बंडल है, कंजप्शन बंडल हमारा ये है। पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको जाके देख लेना। तो we have already seen that the bundles available on the consumer can be plotted as points in two dimensional diagram। तो हमने एक कंजप्शन बंडल जो हम कंज्यूम करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, उसका ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। यही हमारा इंडिफरेंस कर्व भी है। तो ऐसे पॉइंट्स जब हम इक्वल यूटिलिटी को, जब हम पॉइंट्स को यहाँ पे इक्वल यूटिलिटी है, यहाँ पे इक्वल यूटिलिटी, इक्वल यूटिलिटी, इक्वल यूटिलिटी, तो जब हम इसको मैच कर देते हैं तो हमारा एक कर्व बनता है, ठीक है। इस शेप का, थोड़ा इस शेप का जब कर्व बनता है, जहाँ पे हर पॉइंट पे जो यूटिलिटी होती है वो सेम होती है। यहाँ पे अगर हम यूटिलिटी निकालेंगे तो सेम निकलेगी, यहाँ पे भी सेम निकलेगी, मतलब हर पॉइंट पे यूटिलिटी सेम है। और इन सब पॉइंट्स को जब हम मिला देते हैं तो एक कर्व बनता है, उसी को हम कहते हैं आईसी, इंडिफरेंस कर्व। इसमें यही लिखा है कि जब यूटिलिटी को हम जोड़ देते हैं तो हमें एक कर्व मिलता है जो इस तरीके का होगा कुछ। और इसका इंडिफरेंस कर्व क्यों नाम पड़ा, और इसका इंडिफरेंस कर्व क्यों नाम पड़ा, क्योंकि द कंज्यूमर इज सेड टू बी इंडिफरेंट ऑन द डिफरेंट बंडल्स बिकॉज ईच पॉइंट्स गिव द कंज्यूमर इक्वल यूटिलिटी। मतलब कि हर पॉइंट पे कंज्यूमर की जो यूटिलिटी होती है वो सेम है, ये इंडिफरेंट है, मतलब यहाँ के पॉइंट और यहाँ का पॉइंट कोई चेंज नहीं, डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम है, तो इसलिए ये इंडिफरेंट है ना, तो इसलिए इसका नाम इंडिफरेंस कर्व भी पड़ा। तो यही पे लास्ट में डेफिनेशन लिखा, सच ए कर्व जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग बंडल्स among which the consumer is indifferent। ऐसे पॉइंट्स को जोड़ के जहाँ पे तो कंज्यूमर इंडिफरेंट है, इंडिफरेंट मतलब यूटिलिटी सेम है, तो उसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। ऑल द पॉइंट्स सच एज ABC lying on the provide this, यही मैंने बताया, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सारे पॉइंट्स पे ये देता है कि यहाँ पे भी ए पॉइंट पे भी यूटिलिटी सेम है, बी पे भी सेम है, सी पे भी सेम है, डी पे भी सेम है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू सेम यूटिलिटी। That when a consumer gets one more banana, he has to forgo some banana mangoes, so that his total utility remains same, and C remains on the same indifference curve. Therefore,
कर्व स्लोप डाउनवर्ड। इसमें ये बताया कि मान लो इसमें क्या हुआ है, तो इसमें क्या हुआ कि जैसे देखो यहाँ पे बनाना है, हम एक बनाना से दो बनाना पे गए, तो हमें कितना छोड़ना पड़ा मैंगो। यहाँ पे पहले बनाना पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या था हमारा 1,15 है, मतलब एक बनाना हम खा रहे हैं और 15 मैंगो ले रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारा ये है यूटिल, मतलब ये जो इसका वो पॉइंट। लेकिन अगले ही पॉइंट पे हम क्या, जब हम दो बनाना पे गए, यहाँ पे दो वाले पे, तो क्या हो गया 12 हो गया। मतलब हम एक से दो पे तो गए और 15 से 12 हो गया, मतलब मैंगो की यूनिट कम हो गई लेकिन बनाना की यूनिट ज्यादा हो गई। तो जब इसी की वजह से ये कम होते जा रहा है ना, इसी की वजह से हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है। और एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब यही, ये टेबल देखो एक बार। जब कॉम्बिनेशन ए है तो हमारे पास 1,15 बना क्वांटिटी है। यहाँ मान लो हम बनाना को मान ले एक्स और हम मैंगो को मानते हैं, सॉरी, हाँ, एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। एक जगह 1,15 है, मतलब हम एक बार एक बनाना यूज कर रहे हैं और 15 मैंगो मतलब आम। फिर दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं, 2 केला और 12 आम, ठीक है। तो हमारा एक से दो हो गया बनाना में, एक का वो हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या -3 हो गया, यहाँ पे 3 कम हो गया। तो जो भी हमको एक बनाना खाने के लिए जितना भी हमें छोड़ना पड़ रहा है आम को, वही हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। मतलब कि सिंपली यही है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच द कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट बनाना फॉर मैंगो सो दैट her टोटल यूटिलिटी रिमेन्स सेम। अब यहाँ पे देखो टोटल यूट अब यहाँ पे जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लें कि अगर 2 से हम 12 हैं, मान लो 3 हो गया तो 10 हो गया। तो अगर हम एक बनाना बढ़ाते हैं तो हमारा दो मैंगो कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि मार्जिनल रेट ऑफ सब, तो हमें एक बनाना के लिए कितना मैंगो कम करना पड़ रहा है, 2 यूनिट। एक यूनिट बनाना के लिए 2 यूनिट हमें मैंगो कम करना पड़ रहा है। तो यही हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो इसका फार्मूला होता है कि एम आर एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है एम आर एस की वैल्यू। और ये डेल्टा वाई बाई डेल एक्स का हम मॉड लेते हैं, ठीक है। मॉड क्यों लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है, तो इसलिए हम इसका मॉड लेते हैं, ठीक है। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, प्लस माइनस नहीं लेंगे। तो हम यहाँ भी सेम वही लिखा, एम आर एस diminishes with increase in number of banana as the number of banana with the consumer increases। एक और चीज देख सकते हैं कि जैसे जैसे बनाना की जो क्वांटिटी एक्स की वैल्यू जो बढ़ रही है, हमारा एम आर एस का वैल्यू घट रहा है। यहाँ पे देखो 3:1 है, 1:1 है, यहाँ पे 1:1 हो गया। यहाँ पे 3 था एमआरएस की वैल्यू, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 हो गया। तो क्या हुआ, एमआरएस भी कम हो रहा है एज द नंबर ऑफ बनाना एक्स इंक्रीजेस। mu derived from each additional banana falls. Similarly, with the fall in quantity of mangoes, the marginal utility derived from mangoes increases. With increase the number of banana consumer will
feel the inclination to sacrifice smaller and smaller. और यही है कि जैसे जैसे हमारे जो मान लो मैंगो की क्वांटिटी कम कर दें तो हमारा क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बनाना कंज्यूमर फील इंक्लिनेशन टू सेक्रीफाइस स्मॉल अमाउंट ऑफ। और जब हमारा नंबर ऑफ बनाना भी बढ़ जाएगा तो क्या कंज्यूमर क्या करेगा, छोटा छोटा अमाउंट अपना मैंगो का सेक्रीफाइस करना चाहेगा एक बनाना के लिए, ठीक है। और इसी टेंडेंसी को एमआरएस टू फॉल विथ इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ बनाना इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कि जब एक्स की वैल्यू मतलब कि बनाना की वैल्यू बढ़ती है और जब एमआरएस फॉल होने लगता है, एमआरएस फॉल होने लगता है मतलब एमआरएस गिरने लगता है, तो उसी को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का लॉ कहेंगे। इसको कहेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दिस कैन बी सीन फ्रॉम फिगर 2.3 आल्सो कि कंज्यूमर सेक्रीफाइस जस्ट वन फॉर दिस दैट कंज्यूमर सेक्रीफाइस। यहाँ पे यही है कि इसमें यही बताया कि इस फिगर से अगर देखें हम तो यहाँ पे ये यहाँ से कितना मैंगो छोड़ रहा है, 3 यूनिट। यहाँ पे कितना, 2 यूनिट। यहाँ पे 1 यूनिट। यहाँ पे देखो ग्राफ भी नीचे आ रहा है। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, सॉरी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल हो गया एक। अब शेप क्या है इंडिफरेंस कर्व का, शेप क्या हमारा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, मतलब ऐसे होगा, ओरिजिन के कॉन्वेक्स। और इसका शेप ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वर्क करता है, ठीक है, इसलिए इसका शेप कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। This is the most common shape of an indifference curve, but in case of goods of perfect substitute, marginal rate of substitution does not diminish, it remains the same. Let's take an example. तो उससे पहले हम देख लेते सब्स्टिट्यूट क्या होता है। सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट अब ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है कि ऐसा गुड्स जो भी हम उसके प्लेस में यूज कर सकें और वो यूटिलिटी भी सेम दे, यूटिलिटी भी सेम दे। मतलब अगर हमारे पास चाय है और कॉफी है, मान लो ये हमारे पास नहीं है या इसका प्राइस बढ़ गया या कुछ भी हो गया इसमें, तो हम कॉफी यूज कर सकते हैं ना, और ये इसकी यूटिलिटी भी चाय जैसी ही है, तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो सकता है चाय का, ठीक है। तो इसी को सब्स्टिट्यूट कहेंगे। तो इसी का एग्जांपल दिया कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जब होता है तो हमारा इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन बन जाता है और डिमिनिश नहीं होता, ऐसे नहीं बनता, वो ऐसे बन जाता है। कैसे, एग्जांपल दे रहा हूँ अभी। सपोज करो एक टेबल है, देखो जैसे ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 5 रुपए का नोट है, एक्स की वैल्यू, और 5 रुपए की कॉइन है। अगर हम एक एक नोट है 5 रुपए की और 8 कॉइन हमारे पास 5 रुपए का, दो नोट हो गया 5 रुपए का, तो हम क्या कहेंगे, एक कम कर देंगे 5 रुपए का कॉइन। यहाँ पे हमारे पास 3 नोट हो गया 5 रुपए का, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 हो जाएगा हमारे पास कॉइन। तो क्या कर रहे हैं, एक एक नोट हटा रहे हैं तो एक कॉइन ला रहे हैं, एक नोट हटा रहे हैं तो एक कॉइन ला रहे हैं, एक नोट हटा रहे हैं तो एक कॉइन ला रहे हैं, क्योंकि 5 रुपए का नोट और 5 रुपए का कॉइन दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम एक एक नोट हटा रहे हैं और एक ले आ रहे हैं, कोई वो नहीं, हम बैलेंस कर रहे हैं उसको। तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया ना, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एमआरएस तो गिर ही नहीं रहा, हमारा एमआरएस इक्वल हो रहा है,
तो जब MRS इक्वल हो रहा है तो हमारा जो कर्व बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। यही इसमें बताया कि कहानी है ये इसमें, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें दिखा है कि MRS यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो 8, यहाँ पे कॉइन वाला है, ये नोट है। मान लो एक नोट है, 8 कॉइन है, फिर 7 कॉइन हो गया, 2 नोट हो गया। और एक चीज ये भी देखो कि 8 + 1 हमारा 9, टोटल 9 है, इंटू 5 मतलब 45 रुपये ही है। यहाँ पे भी जाएगा 7 × 2 = 9, यहाँ पे टोटल 45 रुपये, मतलब हर जगह 45 का ही रेट है। तो हमारी यूटिलिटी मतलब भी सेम है। ये भी देखो यहाँ पे MRS इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू -1/n। हम y की वैल्यू क्या लेंगे, हमारा y की वैल्यू हमारा क्या था यहाँ पे, कॉइन की वैल्यू थी। तो कॉइन हमारा क्या हुआ, तो कॉइन कहाँ से 8 से गया 7 पे, और हमारा जो नोट है वो 1 से गया 2 पे। ये हमारा y है, ये हमारा x है, ठीक है। तो y जब हम ये फाइनल लेंगे, ये फाइनल y2 - y1, तो जब 7 - 8 करेंगे और 2 - 1, तो हमारा क्या आएगा -1, और इसका हम क्या लिखते हैं मॉड। तो हमारा MRS इक्वल टू 1, जब MRS इक्वल टू 1 आ गया तो हमारा कर्व जो होगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है कि ये सिंपल है, इसमें यही बोला है कि अगर दो बंडल हैं, अगर दो बंडल हैं एक्स वाई, तो जिसमें ज्यादा बंडल होगा, मान लो 2,3 है, ये 3,4 है, तो कंज्यूमर यही प्रेफर करेगा जिसमें ज्यादा बंडल है, ठीक है, जिसमें ज्यादा प्रोडक्ट है, जिसमें ज्यादा नंबर है वही कंज्यूमर प्रोडक्ट करेगा, प्रेफर करेगा मतलब। तो इसमें ये बताया कि एटलीस्ट वन ऑफ द गुड्स हैव एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड्स कंपेयर टू y1 एंड y2, if and only if the consumer prefer the merchant has more of at least one of the goods and no less than other goods। मतलब यही कि एक गुड, उसमें अगर ज्यादा एक भी गुड ज्यादा हो गया तो वो कंज्यूमर वो वाला प्रेफर करेगा जो ज्यादा है, ठीक है, वो बंडल प्रेफर करेगा। तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ओवर ऑल द बंडल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसी को हम कहेंगे। जब ढेर सारे इंडिफरेंस कर्व को हम की फैमिली होगी तो उसी को हम इंडिफरेंस मैप कहेंगे, सिंपल सा बात है। जब ज़्यादा ढेर सारी कमोडिटी का हम इंडिफरेंस कर देखते हैं तो उसी को हम डिफरेंस मैप कहेंगे, ठीक है। और ऑल पॉइंट रिप्रेजेंट बंडल्स व्हिच आर कंसीडर्ड इंडिफरेंट बाय द कंज्यूमर। Monotonicity of preferences implied between any two indifference curve, the bundles the on which lies above are preferred बताओ। तो ये इसमें ये बोला कि मान लो ये 3 इंडिफरेंस कर्व है, जो ऊपर है कंज्यूमर वही प्रेफर करेगा, उसी को उसी बंडल को प्रेफर करेगा। ये IC1 है, IC2 है, IC3, तो कंज्यूमर कौन सा प्रेफरेंस करेगा, ये वाला जो सबसे ऊपर है। अब फीचर्स क्या है डिफरेंस कर्व के, कि स्लोप डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट, इसका जो स्लोप होगा वो डाउनवर्ड होता है। ये देखो यहाँ से स्लोप डाउनवर्ड आ गया। A curve left which means that in order to have more of banana the consumer has to forgo some mangoes। ये सिंपल जो पुरानी कहानी है वही इसमें बोला है कि बनाना थोड़ा पाने के लिए उसको मैंगो थोड़ा छोड़ना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा है उसको। तो if the consumer does not forgo some with an increase it will consumer having more of banana with the same number of mango। difference curve this long as। तो ये भी बोला है इसमें कि अगर कंज्यूमर फोरगो नहीं करता मतलब छोड़ता नहीं है मैंगो को, अगर बनाना बढ़ गया और मैंगो वो छोड़ता नहीं है, मैंगो को कांस्टेंट रखता है, तो इट विल मीन दैट
हैविंग मोर अ बनाना विद द सेम नंबर ऑफ मैंगोज टेकिंग हर टू हायर इंडिफरेंस, तो वो दूसरा इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। अभी ये था, फिर वो दूसरा बन जाएगा। तो इसलिए उसको छोड़ना ही पड़ता है, मजबूरी है उसकी। और ये भी है कि एक, अगर x1 हम बढ़ाते हैं, अगर x1 हमारा 0 से बड़ा है तो x2 हमारा 0 से छोटा होता है। ये कैसे? कि अगर हम 1 से 2 पे जा रहे हैं तो जो बनाना है 1 से 2 पे, ये तो पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम, तो हमें एक 2 मैंगो छोड़ना पड़ता है। 8 से 6 पे हम चले गए मान लो, तो कितना हुआ? 6 माइनस 8, 2 हो गया। तो ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट हो गया। हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर यूटिलिटी। जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व ज्यादा हो, बड़ा ऊपर होगा, हायर होगा, वो यूटिलिटी ज्यादा देगा। मोनोटोनिक प्रेफरेंस वाला, ये तब तक पॉसिबल है जब तक MU पॉजिटिव होगा। तो यूटिलिटी, अगर मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो कंज्यूमर हमेशा वो प्रेफर करेगा वो कमोडिटी जिसमें ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसे पता चलेगा? जिसका इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा है। तो ये टेबल के थ्रू ये बताया कि ABC कॉम्बिनेशन है, इसमें 1 2 3 क्वांटिटी अब बनाना है, ठीक है। अब इसमें मैंगोज की क्वांटिटी हम मान लो सेम कर देते हैं। तो अगर मैंगो की क्वांटिटी भी सेम करते हैं तो कर्व में देखो कि 1 2 3 है ये बनाना का, यहाँ पे अगर यहाँ पॉइंट करते तो ये 10 हो गया। लेकिन यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व अलग बनेगा, यहाँ पे अलग बनेगा और यहाँ पे अलग। तो हमारा जो ये वाला है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस में क्या करते हैं, कंज्यूमर वो प्रेफर करता है जिसमें ज़्यादा हो। तो कौन सा ज़्यादा लग रहा है? यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 2 बनाना है, यहाँ पे 3। कंज्यूमर क्या प्रेफर करेगा? 3 वाला। तो जो 3 वाला इंडिफरेंस कर्व वो सबसे ऊपर भी है। तो ये इसमें इसमें भी यही बोला कहानी। आई इंडिफरेंस कर्व कंसिस्टेंट कॉन्वेक्सिबल, यही बार बार रिपीट हुआ है। अब हम देखते हैं तीसरा वाला, जिसमें कहता है नो टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कि कभी वो एक दूसरे को काट, कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को काटेंगे नहीं। क्यों? देखो बता रहा हूँ। मान लो सपोज करो दो इंडिफरेंस कर्व हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करो IC1 हम कर्व ले लेते हैं। IC1 कर्व भी हमारा ए और बी। तो हमने क्या देखा था, इंडिफरेंस कर्व पे जो यूटिलिटी होती है वो सबकी सेम होती है। तो ए और बी की यूटिलिटी क्या होगी? सेम होगी। और ये IC2 एक कर्व है, IC2 कर्व भी ए पॉइंट पे है और यहाँ पे एक मान लो सी पॉइंट है। तो हम ये कहेंगे ए और सी की भी यूटिलिटी भी सेम होगी। तो हम ये कह सकते हैं बी और सी की यूटिलिटी भी सेम होनी चाहिए। लेकिन जब हम सी और बी को प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे 9,5 आ रहा है और एक जगह 9,7 आ रहा है। तो 9 जो हमारा वो बनाना तो सेम है, लेकिन जो मैंगो है वो बढ़ रहा है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ पे दो अलग अलग रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन ये रिजल्ट तो नहीं देने चाहिए। तो एक ही, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों रिजल्ट सही नहीं दे रहे हैं, सही रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, एब्सर्ड रिजल्ट दे रहे हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट दे रहे हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कौन दो इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंज्यूमर बजट के बारे में, बजट सेट और बजट लाइन के बारे में। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक कर देना।